वो सिर्फ दुश्मन पैदा कर, वो भी इंटरनल, चूंकि एक्सटर्नल आप किसी के लिए मैटर ही नहीं करते। पाकिस्तान अपने दिमाग में जी यहाँ से सेंट्रल एशिया का रास्ता जाता है, यहाँ से उसका रास्ता जाता है, यहाँ से जन्नत का रास्ता जाता है, यहाँ से मार्स का रास्ता जा रहा है, स्टारलिंक को भी यही आना है और सबको, ये सब आपके दिमाग में है। कोई रास्ता नहीं जा रहा है वहां पे, इट्स अ पिट। वो मरियाना ट्रेंच के लिए रास्ता जा रहा हो तो जा रहा हो, अदरवाइज वो कोई रास्ता अच्छी जगह जा ही नहीं रहा जी पाकिस्तान से। आप खुद बैठो, आप सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ है और इसमें तो कोई शक नहीं कि एक तरफ वो कह रही है कि मेरे जो वालदा ने मेडिकल की तालीम के लिए अपने कपड़े बेच दिए थे पहले साल, हालांकि एक सरकारी कॉलेज में उसने तालीम हासिल की थी और सरकारी कॉलेजेस बिल्कुल फ्री हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके खर्चात नहीं होते। लेकिन अगर बेचे भी थे तो और दूसरे साल जेवरात बेच दिए थे, हालांकि जेवर पहले बेचना चाहिए था, कपड़े बाद में। और अगर उस वक्त उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो ये इतना बड़ा जत्था लेके इस्लामाबाद कैसे पहुंच गई, तब पैसा कहाँ से आया? ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। इससे पहले एक ऑडियो टेप मारन की जो है वो वायरल हो चुकी है, जो रिकॉर्ड किया गया है इसके फ़ोन से, जब ये अपने हैंडलर से पैसे लेने की बात कर रही है और वो आगे से कह रहा है कि भई मैंने भी आगे जवाब देना आप दाऊद इब्राहिम को स्वीकार कर रहे हो साहब, जाकिर नायक को अपना फेस बना रहे हो, हाफिज सईद को फेस बना रहे हो, क्या क्रिएट कर दिए इतने दिनों में आपने। लश्कर जंगवी, लश्कर ये काफिर से उतना ही मतलब रखो जितना टॉयलेट जाने के लिए, पानी धोने के लिए, वो ये आपने सिखाया बच्चों को। इनकी फॉलोइंग है। काफिर से आप उतना ही संबंध रखेंगे जितना आपको टॉयलेट में जाने के लिए पानी गंदा धोना पड़ता है। बंबई के चबाट हाउस जहां यहूदी रहते थे, वहां क्या करने गए थे ये? देखिए, सरबजीत सिंह जो यहाँ पे पाकिस्तान में जिसे फांसी की सजा हुई थी, वो जिसने इतने ब्लास्ट किए थे, उसने बस अड्डे पे भी ब्लास्ट किया था एक, और तो बाकायदा दे दिया तौर ना पे वो आपने फांसी, ऑथेंटिक। अगर कोई ये सारा सब कुछ चीज तो वही चला रहे हैं ना, वहाँ की जो मुकामी हुकूमत है, तो वो मौजूद है, वो ऐसा इशू नहीं है। डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट सबके सामने है, जो जाके देखना चाहे देख सकता है, मौजूद है, नज़र आ रही है। ग्वादर एयरपोर्ट तो चंद दिनों पहले भी बड़ा नज़र आ रहा था कि वहाँ पे कितना फ्लाइट्स का एक चल रहा था, हमारे एक चैनल ने चलाया कि कितनी फ्लाइट्स आ चुकी हैं। हर जगह पे सब कुछ मौजूद है। और मैंने तो बताया कि जिस तरह की वहाँ पे सिचुएशन है, हमसे तो वो बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कि ना उनको बिल देना पड़ता है, ना उनको टोल प्लाज़े भरने पड़ते हैं, ना उनको कुछ और करना पड़ता है। वो तो फ्री में सारा कुछ कर रहे हैं। टैक्सेस तो हम दे रहे हैं ना पंजाब में रहते हुए सारे। तो वो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनको ऐसा इश्यू नहीं है। तो चंद लोग जब उठ के उनको राय अपनी उन पे थोपने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह के फिर ऑपरेशन होते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं और यकीनन वो कार्रवाई होगी उनके या खिलाफ। उनके जो पिताजी के जो कब्र है उसके ऊपर जो है बलूचिस्तान का झंडा लगा था। क्या बलूचिस्तान में फोर्स्ड डिसअपियरेंस मैटर नहीं है? क्या उनके घरों से उनके बच्चे गायब नहीं हुए हैं? क्या आपने 1947 में या जब भी उसी रीजन में उनके ऊपर जबरदस्ती सैन्य कार्रवाई करके कब्जा नहीं किया था? उसके बाद भी वो आपके साथ रहे। क्या आपने अकबर बुख्ती को जो है धोखे से कुरान की कसम देकर के नीचे बुलवा के गोली नहीं मारी? क्या आपने उनके बच्चों को हवाई जहाज से ऊपर नीचे नहीं जिंदा फेंक दिया? क्या मामा कदीर जो हैं वो झूठे हैं? की बात करते हैं, नवाब अकबर बुगटी सुई से निकलने वाली गैस की तो रॉयल्टी लेते होते थे, जो अरबों में थी। लेकिन उनका जो अपना कस्बा था, वो खुद सीएम रहे हैं, वो खुद गवर्नर रहे हैं, बड़े ओहदों पे। हाय, इस सादगी पे कौन ना मर जाए। तो अब क्या किया जाए? एक ऐसी लड़की जो है जिसको उठाया गया, जिसको उठा के जिस पे इतनी इन्वेस्टमेंट की गई, इतना पैसा उस पे लगाया गया। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा इंडिया से और पाकिस्तान से मियां आसिफ अली। थैंक यू सो मच सर आप दोनों का कि आप हमेशा हमारे व्यूवर्स का ख्याल रखते हैं, टाइम निकालते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान पर। कल बहुत सी खबरें सामने आ रही थी कि कोयटा में जो महारंग बलोच ने प्रोटेस्ट किया हुआ है, एक तो उसमें तसादुम हो गया, फिर दूसरा ये कि महारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद हमने देखा कि बीएलए ने एक स्ट्राइक किया जिसमें 4 पंजाबीज का उन्होंने कत्ल कर दिया और 4 पंजाबीज जो थे वो कुछ पाकपतन वाले एरिया से थे और कुछ दूसरे एरिया से थे। इसी हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि कोयटा के अंदर जो है वो क्रैकडाउन बहुत शुरू हो गया है, वहां पर इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है और वहां पर कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। तो इस हवाले से आप
क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों की ही राय लेंगे। सबसे पहले जा लेते हैं अभिषेक मिश्रा। सर, आपसे क्या कहेंगे आप इस हवाले से, जो कोयटा में चल रहा है, बलोचिस्तान में चल रहा है, जितना तसादुम हम देख रहे हैं बिटवीन प्रोटेस्टर्स एंड पाकिस्तानी फोर्सेस, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, अब ये तसादुम क्या होता है इसका मतलब मुझे पता नहीं है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन ये कि मैं समझ रहा हूँ कि आप कहना चाह रही हैं डिस्प्यूट, डिस्प्यूट। तसादुम मीन्स डिस्प्यूट, तो ये शब्द का सही उपयोग नहीं है यहाँ पे। तो तसादुम का मतलब है आपस में टकरा जाना। अच्छा, लड़ जाना, ठीक है। तो देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर तो है नहीं, मुझे नहीं लगता। अब ये तो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा भाई, एज अ लॉयर या एज अ, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं कि क्या जो सिचुएशन वहां पे हो रही है बलूचिस्तान में, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है या उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली टैकल किया जा सकता है, और ये फिर इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। तो आप तो बलूच जो लोग हैं उनकी तो आप जेनोसाइड कर रहे हो। पाकिस्तान जब से बना है वो जिनोसाइड पे जिनोसाइड ही कर रहा है। पहले भारतीय कल्चर का जिनोसाइड किया, फिर अपनी आइडेंटिटी का जिनोसाइड किया, फिर उसका लैंग्वेजेस का जिनोसाइड किया। अब आप जो है एक के बाद एक जितनी जो कौमियतें हैं या हम जिसे कहते हैं जो समाज है, उन समाजों का आप वो करना चाहते हो जिनोसाइड। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर तो था नहीं कि वो कोई ऐसे प्रोटेस्ट में हमारे बैठे थे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो या हमारे को ये ओवर टाइम दे दो या हमें कुछ पर्टिकुलर अधिकार दे दो, इसके लिए हम यहाँ पे ये धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसा तो कुछ था नहीं। आपने जो जाफर एक्सप्रेस में मुझे आसिफ साहब ही बता रहे थे सुबह जब बातचीत हो रही थी इनसे, तो उन्होंने बताया कि भाई जाफर एक्सप्रेस में वो जो मारे गए हैं बलूच, उनकी डेड बॉडी लेने के लिए वो गई थी मेहरन जी। और उसके बाद आपने देखा ग्रेटा थनबर्ग ने उनके फेवर में क्या वो दिया है, ट्वीट किया। अगर आपने वो ट्वीट नहीं दिया है तो मैं आपका इंटरेस्ट ड्रॉ करूंगा कि आप उस ट्वीट को देखें। यही ग्रेटा थनबर्ग हैं जिनका उपयोग आप लोग कर रही थी जब हमारे यहाँ पे ये फार्म्स एक्ट के अगेंस्ट में जो ये फार्मर्स वो एजिटेशन चल रहा था। तो इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आप लॉ ऑफ कर्मा को पहले तो फॉलो करना शुरू कीजिए कि आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। तो ये जो आप मेहरन बलूच साहिबा हैं, वो एक महिला है, वो क्यों आपके यहाँ पे ऐसा काम करने जाएंगी या कोई आपके देश में ऐसा काम क्यों करेगा कि आपको परेशानी हो। अगर वो क्रिमिनल होती तो आप उनको पुलिस के थ्रू मीट आउट कर सकते थे, उनके ऊपर चार्जेस लगा के प्रोसिक्यूट कीजिए, प्रूफ कर दीजिए उसको कोर्ट ऑफ लॉ में, एंड देन गिव हर द एडिक्वेट पनिशमेंट जो भी वो डिजर्व करती है। पर आपके यहाँ पे कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। एक महाज पे आप लड़ रहे हो ऑपरेशन बदर अगेंस्ट ऑपरेशन खंदक। पाकिस्तान इज अ यूनिक सिचुएशन जो अपने लोगों से लड़ रहा है। जब से ये बना है, जब से बना है आप अपने लोगों से लड़ रहे हो। आपने किसी एक बाहरी आदमी से या आपने किसी दूसरे कौम से लड़ाई नहीं लड़ी। आपका भारत के साथ लड़ाई वो आपके अपने लोगों से है, आपका बंगालियों से लड़ाई वो आपका अपने लोगों से है, आपका बलूचों से लड़ाई आपका अपने लोगों से। चूंकि आप किसी के अपने नहीं बन पा रहे हो, उसका रीजन ये कि आप खुद के अपने नहीं हो। आप दूसरों का अपना बनने के चक्कर में आप अपना बनना बंद हो गए हो। आपने लड़ाइयां लड़ी अपने लोगों के खिलाफ और लड़े जा रहे हो। भारत से लड़ रहे हो, भारत की कल्चर से लड़ रहे हो, कह रहे हो ये हमारा कल्चर नहीं है। उसके बाद आप पश्तूनों से लड़ रहे हो, उसके बाद आपने बंगालियों से लड़ाई लड़ी। अरे आप इसीलिए बने हो। और अगर आपकी आइडियोलॉजी में ऐसा है कि आप अपने से ही, आपको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। आपका कोई दुश्मन बाहर नहीं है, आपकी सोच आपका दुश्मन है। आप दुश्मन पैदा कर रहे हो, जो आपकी सोच है वो सिर्फ दुश्मन पैदा कर, वो भी इंटरनल। चूंकि एक्सटर्नल आप किसी के लिए मैटर ही नहीं करते। पाकिस्तान अपने दिमाग में जी यहां से सेंट्रल एशिया का रास्ता जाता है, यहां से उसका रास्ता जाता है, यहां से जन्नत का रास्ता जाता है, यहां से मार्स का रास्ता जा रहा है, स्टारलिंक को भी यही आना है और सबको, ये सब आपके दिमाग में है। कोई रास्ता नहीं जा रहा वहां पे, इट्स अ पिट। वो मरियाना ट्रेंच के लिए रास्ता जा रहा हो तो जा रहा हो, अदरवाइज वो कोई रास्ता अच्छी जगह जा ही नहीं रहा जी पाकिस्तान से। आप खुद बैठो, आप बैठ के सोचो। आपने 5 जिहाद लड़े हैं और ये अभी भी आप जिहादी लड़ रहे हो। ऑपरेशन बदर जिहादी है। आप अभी भी, आप बाहर भी जिहाद लड़ रहे हो, अंदर भी जिहाद लड़ रहे हो, और आप सोचना ही नहीं चाह रहे। मेहरन बलूच ये है, मेहरन बलूच वो क्या कर रहे हैं बलूचों की आप नस्ल कुशी कर रहे हो। एक ऐसे थियोरी के लिए जो आप समझा नहीं पा रहे हो लोगों को। अगर नहीं समझा पा रहे हो अपने लोगों को, दूसरे लोगों को, तो बैठो। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान डेवलप्ड स्टेट बने, भारत का हर इंसान, क्योंकि आप डेवलप करोगे तो वो हमारी धरती डेवलप होगी।
हम दिल से चाहते हैं कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जाएं, आप टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे जाएं, मगर आप अजीबो-गरीब बातें कर रहे हो जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है। और इसका नतीजा ये है कि आप जब से बने हो 1947 से आज तक आप सेना इतनी बड़ी है, लड़े किसी भी बाहर के आदमी से नहीं हो। आप सिर्फ अपने लोगों से लड़ रहे हो, सिर्फ अपने लोगों से आप लड़े जा रहे हो, उसका कोई वो अंत नहीं है। तालिबान को भी आप लड़ रहे हो, वो भी आपके अपने हैं, फिर भी आप लड़ रहे हो उनसे, क्योंकि आप कहते हो हमने तालिबान को बनाया। अब आप तालिबान से, जिसको आप बना रहे हो उससे लड़ने लग रहे हो। भारत जिससे आप निकले हो, जिससे आपका जन्म हुआ है, उससे आप लड़ रहे हो, कह रहे हो जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जिनके लिए आपने जन्म लिया, अब आप उनसे कह रहे हो कि तुम बलूच मत बनो, तुम पश्तून मत बनो, तुम पंजाबी मत बनो, क्योंकि ये नेशनलिज्म तो बहुत बुरी चीज है। तो you are basically a country which is waging a war at its external front and its internal front. तो आप देख लीजिए कहां जाना है, कैसे जाना है। अंत में ये इसका रास्ता तो किताबों से और कलमों से निकलेगा, बंदूक और तलवारों से तो उसका रास्ता नहीं निकलेगा। बंदूक और तलवार से रास्ता निकला होता तो यहाँ पे खिलजी गौरी या गजनवी राज कर रहे होते। आसिफ सर, आप क्या कहेंगे? और उसके साथ मैं एक और चीज मेंशन कर दूं, कुछ जगह पर ये बोला जाता है कि महरंग बलोच ने कहा है कि जो ट्रेन अटैक हुआ था जाफर एक्सप्रेस, उसमें जो है ओवरसीज मास्टरमाइंड्स का ये प्लान था, जिसमें हम भी अटैच थे उनके साथ और हमसे भी कॉल पर बात होती रही। कुछ जगह पर ये बोला जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जो ये मामला हुआ है या जो उनका धरना था या जो उस पे कार्रवाई है जो पुलिस ने की है वहाँ पे, तो वो मिलिटेंट्स की लाशें लेने के लिए गई थी, जो बलोच मुसल्लह गिरोह था, जिसने ट्रेन को यरगमाल बनाया, जिसने ट्रेन पे अटैक किया। तो उनकी जो लाशें हैं वो हॉस्पिटल से लेने गई, वो वीडियो क्लिप आपके सामने मौजूद है और वो बड़ा गर्दिश करता रहा है हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे कि वो जाके ये कह रही है कि भई आप लाशें हमें दें, लाशें हमारा हक है। पहली बात तो ये कि कोई भी मुल्क जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, तो उसकी लाश लेने के लिए जाना, ये खुद इटसेल्फ बड़ी अजीबो-गरीब सी बात थी कि आप उसके साथ अपना जो लाइज़ोन है, जो अपना राब्ता है, वो साबित करने जा रहे हो। महारंग ने पहले तो जाके जो ये काम किया, बड़ा मैं कहता हूँ कि ज़रूरतमंदाना काम था। रूटीन में आम हालात में ऐसा काम नहीं होता कि अगर आपका ताल्लुक भी है क्रिमिनल के साथ और वो आपके साथ जुड़ा भी है तो आप पीछे उसके नहीं जाते। तो ये गई उनकी बॉडीज़ लेने के लिए और वहाँ पे जाके अच्छा खासा शोर वावेला किया, उसके बाद धरना दे के बैठ गए। बावजूद इस बात के कि इनके सामने है कि जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद पूरे मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया में जो उसका मज़म्मत की गई है और हर बंदा जो है इस पे ख़ासा नाराज़ है कि इन्होंने ये क्या काम किया है। और मारुंग लागू जो है इससे पहले ये उसकी मज़म्मत करने से इनकार भी कर चुकी है, जो वहाँ पे पंजाबी मर्डर हो रहे हैं मुसलसल। पंजाबी ही नहीं, अब तो सिंधी भी उसमें जा रहे हैं, उनको भी कत्ल किया जा रहा है। पिछले दिनों कुछ वहाँ पे पश्तून भी मारे गए इस तरह। तो उनको जो वो नस्ली बुनियादों पे टारगेट करके वहाँ पे कत्ल किया जाता है, उसकी मज़म्मत करने से इनकार कर चुकी हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि एक पूरा उसके पीछे एक सिनेरियो है। हालाँकि जब यही मारंग लांगू वहाँ से निकली थी, पंजाब से गुज़र के इस्लामाबाद धरने के लिए गई थी, तो रास्ते में पंजाब के शहरों में इसका बड़ा भरपूर इस्तकबाल हुआ था। क्योंकि पॉलिटिकली जो भी आके वर्क करता है, जो भी काम करता है, उसका भरपूर इस्तकबाल किया जाता है, ये हमारी रवायत है। और इसी वाक़ये पे अब तो नज़्में भी लिखी गई हैं कि तुम्हें हमने अपनी बेटी समझ के तुम्हारे सर पे चादरें रखी थी, लेकिन तुम्हारी तरफ से हमें लाशों के तोहफ़े मिल रहे हैं, तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन उसको इस चीज़ का मैं समझता हूँ कि ज़रा बराबर एहसास तक नहीं हुआ कि वही शहर, वही पंजाब के इलाके, तौंसा हो, डीजी खान हो, आगे आ जाएँ मियांवाली की तरफ, भक्कर की तरफ, उसका जिस तरह शानदार वार्म वेलकम किया गया था और मुझे लगता था कि ये अगर आती है और पॉलिटिकली मामलात को लेके चलती है तो बड़ा अच्छा एक ये भी कदम होगा। तो जब वो लाशें लेने जाएगी और वहाँ जाके शोर-शराबा भी करेगी और उस इश्यू को हाइलाइट भी करने की कोशिश करेगी, तो उसको ज़ाहिर-सी बात है कि इस तरह धरने देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुलिस ने उस पे कार्रवाई की है, उसको अरेस्ट किया है, जो आप बाकी बातें बता रही हैं, ये अभी तक रूमर्स है, अभी तक कन्फर्म न्यूज़ नहीं आई। कहा यही जा रहा है कि उसके पास से सैटेलाइट फ़ोन भी बरामद हुआ है और इसमें तो कोई शक नहीं कि एक तरफ वो कह रही है कि मेरे जो वालदा ने मेडिकल की तालीम के लिए अपने कपड़े बेच दिए थे पहले साल, हालाँकि एक सरकारी कॉलेज में उसने तालीम हासिल की थी और सरकारी कॉलेजेस बिल्कुल फ्री हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके अखराजात नहीं होते। लेकिन अगर बेचे भी थे तो और दूसरे साल ज़ेवरात बेच दिए थे,
हालाँकि ज़ेवर पहले बेचना चाहिए था, कपड़े बाद में। और अगर उस वक़्त उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो ये इतना बड़ा जत्था लेके इस्लामाबाद कैसे पहुँच गई? तब पैसा कहाँ से आया? ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। इससे पहले एक ऑडियो टेप मारंग की जो है वो वायरल हो चुकी है, जो रिकॉर्ड किया गया है इसके फ़ोन से, जब ये अपने हैंडलर से पैसे लेने की बात कर रही है और वो आगे से कह रहा है कि भई मैंने भी आगे जवाब देना होता है हमसाया मुल्क को। तो वो पूरा उसपे एक इसकी ऑडियो टेप भी जो वायरल हुई थी। तो इसके पीछे एक लंबा सिनेरियो है, चल रहा है जो इसने कार्रवाइयाँ की हैं। तो अब अगर सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ है या जो बाकी की बातें हैं जो आ रही हैं, ये जब तक बाकायदा तौर पे किसी ऑथेंटिक ज़रिए से इनको अनाउंस नहीं किया जाता, इनको कन्फर्म तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो ये बड़ी हैरानकुन और तशवीशनाक बात है, क्योंकि ताने-बाने तो इनके पहले से मिल रहे थे। और दूसरी तरफ कोई भी स्टेट कभी भी जो इस तरह के जो मुसल्लह गिरोह होते हैं, उनको मैं वही कहता हूँ कि लॉलीपॉप नहीं पेश किया करती। उनको जाके आगे गिफ्ट नहीं दिया करती, इसी तरह कार्रवाई होती है और कार्रवाई करना पड़ती है। पूरी दुनिया का इस सिलसिले में एक मिसालें मौजूद हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं। हर जगह पे जब भी कोई गिरोह मुसल्लह होके आया है, उसने मार-धाड़ शुरू की है। मुज़ाकरात तो बहुत कम होते हैं, हमारे यहाँ तो इनसे मुज़ाकरात भी बहुत हो चुके हैं, बड़े अदवार हुए हैं मुज़ाकरात के। लेकिन वो उसपे नहीं आए। तो ज़ाहिर-सी बात है अब कार्रवाई नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा? और कार्रवाई के दौरान कोई आके इस तरह बैठ जाएगा तो लाज़मी-सी बात है उससे उसी तरह निपटा जाएगा। बलूचिस्तान में एक बाकायदा मुंतखब हुकूमत मौजूद है और पुलिस जो है बलूचिस्तान हुकूमत के मातहत है, जिन्होंने ये कार्रवाई की है और बलोच वज़ीर आला वहाँ पे मौजूद हैं। जी। अभिषेक सर, क्या कहेंगे आप? और जैसे कि सर आसिफ ने कहा कि एक रूमर्स है, बिल्कुल ये एक रूमर्स है, क्योंकि मुझे इस पर अभी तक कोई आर्टिकल नहीं मिला। लेकिन उसी की तरफ एक और पिक्चर बड़ी ज्यादा मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां महरंग बलोच अपने वालिद साहब की कब्र के पास बैठी हुई है और उसके ऊपर बीएलए का झंडा लगा हुआ है। तो सर अभिषेक सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं देखिए, एक इंडिविजुअल है, समाज में बुरे लोग होते हैं। मैं आसिफ भाई से इस बात से सहमत हूँ कि समाज में ऐसे तत्व होते हैं जो कि समाज की जो शांति स्थिति है या समाज में जो 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 एक सौहार्द होता है उसको वो बिगाड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को आप लॉफुली, दैट्स व्हाई यू हैव पुलिस, दैट्स व्हाई यू हैव अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, आप उनको ठीक कर सकते हैं लीगल कार्रवाई से। पर यदि बात जो आपके यहाँ पे हो रही है, जैसे आप इसका एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं जी, मणिपुर में ये हो गया, छत्तीसगढ़ में वो हो गया और उसके बाद पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट हो गया, उसके बाद जो है कश्मीर में इसका मूवमेंट हो गया, ये आप हमारा एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कोई उसका लेना देना नहीं, कोई भी आइडिया ऑफ भारत को चैलेंज नहीं कर रहा, उसमें से कोई उसमें आइडिया ऑफ भारत को नहीं चैलेंज करता है। इवन आप जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से भी पूछेंगे तो वो ये कहना चाहते हैं, भैया जो टू नेशन थ्योरी को मानने वाले कि हम भाई मुसलमान हैं तो हम साथ में ले सकते हैं। मगर भारत एज एन आइडिया, अगर भारत के बिहार में मुसलमान रह सकता है तो बिहार के कश्मीर में मुसलमान क्यों नहीं रह सकता? उसी कॉन्स्टिट्यूशन और उसी कल्चर के अंदर में क्या आप अपनी कल्चर को छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। तो ये जो क्या मैडम बरूच साहिबा की फीस उन्होंने पिताजी ने दी, बेच करके दी भाई, या उनके जो पिताजी के जो कब्र है उसके ऊपर जो है बलूचिस्तान का झंडा लगा था, क्या बलूचिस्तान में फोर्स्ड डिसअपियरेंस मैटर नहीं है? क्या उनके घरों से उनके बच्चे गायब नहीं हुए हैं? क्या आपने 1947 में या जब भी उसी रीजन में उनके ऊपर जबरदस्ती सैन्य कार्रवाई करके कब्जा नहीं किया था? उसके बाद भी वो आपके साथ रहे। क्या आपने अकबर बुख्ती को जो है धोखे से कुरान की कसम देकर के नीचे बुलवा के गोली नहीं मारी? क्या आपने उनके बच्चों को हवाई जहाज से ऊपर नीचे नहीं जिंदा फेंक दिया? क्या मामा कदीर जो हैं वो झूठे हैं जिन्होंने कि एक लॉन्ग मार्च किया था? क्या ये ईदी जो वहां पे सबसे ज्यादा जो आपका ये जिसे आप कहती हैं कि फलाही काम होते हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं, वो आप कहां सबसे ज्यादा करते हैं? बलूचिस्तान में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे है गरीबी। आपका 46% या 47% आपका टोटल लैंड मास है बलूचिस्तान, तो वहां पे, और 2 लाख या 2, आप बता रहे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का वो मुश्किल से 1/10 है। तो अगर वो 1/10 है यानी कि 2.5 करोड़ के लोग वहां पे पॉपुलेशन है, और आपकी अगर जीडीपी अच्छी है तो उनके पास ज्यादा मसाइल उनके हैं, आप यूज कर रहे हैं ज्यादा जो रिसोर्सेज है आप उनके यूज कर रहे हैं, आप उनके रिसोर्सेज को यूज करके फिर भी पैसा उन तक नहीं देना चाहते, तो फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, आपका हर तरीके से प्रॉब्लम है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। आप एक बार मुझे आसिफ साहब बता दें कि भाई फाइनेंस कमीशन है वो उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है,
तो कैसा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि वहां पे डेवलपमेंट हुआ, और इतनी ज्यादा डिसगंटलमेंट है, लोग इतना ज्यादा रूप से जो है वो अपने अपने ही सिस्टम से क्रोधित हैं, या उस पर उनका भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। क्यों है ऐसा? आप उनकी बातों को तो समझिए ना, आप समझना ही नहीं चाह रहे हो यार। आप हर जगह पे बंदूक चला, ये तो आपके 70 साल के किए गए कर्मों का फल आ रहा है। अगर आप इसको एक आइसोलेटेड इवेंट के रूप में देख रहे हैं, महरंग बलोच कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। वो जब बड़ी हुई है, जो उनका दिमाग बना, उस दिमाग में पाकिस्तान के प्रति नफरत इतनी डाल दी गई कि आज वो इस स्तर पर है। एक दिन में महरंग बलोच नहीं बनता। भारत में जो आप एक देखिए, एक वर्ग है जो भारत के कल्चर से नफरत करता है, जिसको जय माँ भवानी, जय माँ शिवा, जय शिवाजी, जय माँ भवानी से नफरत है। जिसको अगर हम राम राम ग्रीटिंग कर दें तो उसको इससे नफरत है। उसको नमस्कार हाथ जोड़कर करने से नफरत है। हजारों साल से बनाई गई मानव सभ्यता में अगर कोई नमस्ते करना सीखा, आप नमस्ते कर देंगे तो कोई भगवान है वो नाराज हो जाएगा। ये वो मैं तो कह रहा हूं भाई आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसमें क्या मेरा भगवान नाराज हो जाएगा? ये ग्रीटिंग है जो अरबिया में यूज होती है। लेकिन आपने इसको यूनिवर्सल ग्रीटिंग बना दी है कि इसके अलावा बाकी सब ग्रीटिंग गलत है। ये माइंडसेट ही गलत है। अगर आपको ये लगता है कि भारत दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषाओं में और उनके जो ग्रीटिंग्स है वो गलत है और सिर्फ एक ग्रीटिंग सही है क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप हर जगह दुनिया आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ही बोले, ये आप कहां ले जा रहे हैं समाज को? देख लीजिए। हम इससे हमारे यहाँ पे मैंने कहा ना, हमारी लड़ाई जो है वो कम्युनिस्टों से है, लिबरल से है। उनकी नैरेटिव को तो हमने ध्वस्त कर दिया। वो मुश्किल से 2-3 साल उनकी नैरेटिव, झूठी किताबें और चलेंगी। उसके बाद जब सच लाया जाएगा, उनके पास भागने की जगह नहीं होगी। कम्युनिज्म कहीं नहीं चला। लास्ट दिन था कम्युनिज्म का रशिया, यूएसएसआर और चाइना। China has gone to the capital roots. USSR has adopted a constitution जहां पे वो इलेक्शन के थ्रू, भले ही शायद इलेक्शन के थ्रू वो इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनाते हैं। कोई रिवॉल्यूशन का आइडिया सब पुतिन जी ने अपने पैरों के नीचे दबा के रख दिया। कोई रिवॉल्यूशन नहीं होता वहां पे। तो कम्युनिज्म इज डाइंग एंड सो वुड द इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि उसको इंटेलेक्चुअल और झूठ बनाने का काम, झूठी जो इंटेलेक्चुअल बेस देने का काम होता था, नैरेटिव देने का काम होता था, वो उन्होंने किया। वो अब खत्म हो रहा, वो नैरेटिव खत्म हो जाएगी। अरब जैसे मुल्क जो है, मोहम्मद बिन सलमान साहब जैसे प्रोग्रेसिव लीडर, मैं उनको लीडर, वर्ल्ड लीडर है वो आदमी, मोहम्मद बिन जायद साहब जैसे लीडर है। ये लोग हैं, ये आने वाली जो भविष्य है, जो संततियां हैं, उनका अच्छा जो भविष्य हो, उनका रास्ता इनके उससे समझ में, उनके जो है लीडरशिप में, नेतृत्व में, या जिसको आप क़यादत कहती हैं, उसमें जा रहा है। मगर आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान में नमस्ते करना अपराध हो गया है। लोग नीचे गाली बकने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, महरंग बलूच कोई एक दिन का एपिसोड नहीं है। महरंग बलूच कई है। हर घर में एक महरंग बलूच है जिसका भाई और बाप गायब है। तो ये आपके पुराने किए हुए जो कुकर्म हैं वो अब सामने आ रहे हैं। इट्स टाइम टू रीप व्हाट यू सो। तो यानी सर आप महरंग बलोच को हीरो कह रहे हैं? हीरोइन है तभी मैं कौन हूं? आपको क्या लगता है कि नोबेल पीस प्राइज में नॉमिनेशन ऐसे ही हो जाता है? कुछ सोच के ही उनका नॉमिनेशन हुआ होगा। भारत के कहने पे वो नॉमिनेट नहीं करते, वो बताते भी नहीं है। जैसे जब कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज का नाम हुआ था, कैलाश सत्यार्थी जी को भी नहीं पता कि उनका नाम नॉमिनेट है। जो आपको पता होगा, कैलाश सत्यार्थी और आपकी जो वो थी, मैं उनका नाम भूला, जो बिटिया है प्यारी सी छोटी सी, क्या नाम है उसका, जो जिसको गोली मार दी थी, जो यूके में जाके पढ़ रही, हाँ मलाला जी, मलाला जी। तो मलाला जी के साथ जब कैलाश सत्यार्थी जी को ज्वाइंट नोबेल पीस प्राइज दिया गया तो यहाँ पे किसी को पता ही नहीं था। तो ये गवर्नमेंट्स नहीं कराती है, ये रॉ नहीं कराती है, ये नोबेल वाले तो इतने मूर्ख नहीं है। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब है वेस्ट अब आपको ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि वो भी उसी चीज, उसी जो एक एक्सट्रीमिज्म है, या जो कह लीजिए ये 2 नेशन थ्योरी है कि हम किसी के साथ नहीं रह सकते, हमको हर जगह पे हमारा लीगल सिस्टम चाहिए, क्योंकि सब कह रहे हैं भाई भगवान आपका है। लो भगवान ना, कौन मना कर रहा है भाई? लेकिन आप कह रहे हैं भगवान तो मैं चाहिए, मैं तो लॉ चाहिए भाई साहब। तुम्हारा लॉ जो है वो हमारे पैर के जूतों पर। ये तो अप्रोच है। तो दुनिया भी से जो है, एक विश्व में एक ये बात समझ जा चुकी है सबको कि ये समस्या की जड़ क्या है।
तो ये बात में अगर वो हीरो हैं, आपकी नहीं, वो सबकी, वो हर उस मनुष्य की हीरो है जो ये कहता है कि मानवता एक है, मानवीय जो कल्चर है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, सारे कल्चर श्रेष्ठ हैं, सारे कल्चर, सारी भाषा, सारे भगवान, सारे पूजा पद्धति, सारी भोजन, सारा का सारा जो मानवीय अटेम्प्ट से, मानव ने अपने समझ से, उसके उसके इलाके के जहां पे वो रहता है उस क्षेत्र के हिसाब से उसने अपना खान पान भाषा जो डेवलप किए, वो सारे महान हैं, उनको प्रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दुनिया तो यूएन अब आजकल हेरिटेज सेंटर बनाती है कि ये वर्ल्ड जो है ह्यूमन हेरिटेज है, इसको प्रिजर्व करो, वो करो। उस जमाने में आपकी ये सोच है कि हम एक पर्टिकुलर कल्चरल प्रैक्टिस को हम एनाइलेट कर देंगे। तो ये देखिए, वो शी इज द हीरो ऑफ ह्यूमैनिटी एंड हीरोइन ऑफ ह्यूमैनिटी। और मैं फिर कहूंगा कि हम पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते, हम चाहते हैं पाकिस्तान एक बहुत डेवलप्ड, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग और अच्छी देश बने। मगर आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरीके का पाकिस्तान चाहते हो, और उसकी जो जो बच्चों के दिमाग में पैदा तो खाली दिमाग से होता है, जो आप भर रहे हो, अभी आप और कितना दिन भरोगे ये याद रख लीजिए। कोई कोई फोर्स किसी को हरा नहीं सकता। आइडिया से बड़ा फोर्स कुछ नहीं होता, आइडिया से बड़ा फोर्स मनुष्य उसी के। आप जो बिहेव कर रही हैं, आप भारत में पैदा होती है, आप कुछ और बिहेव कर रही होती है, आप पाकिस्तान में पैदा हुए आप कुछ और बिहेव कर रहे हो। तो sit down and analyze that the idea that you have embraced, is it or does it have a future? If it is, then continue treading on it. If it doesn't, then revisit. आसिफ सर, आप क्या कहेंगे अभिषेक सर की बातें सुनते हुए? क्या आप एग्री करते हैं उनकी बातों से? यार हाय, इस सादगी पे कौन ना मर जाए। तो अब क्या किया जाए? एक ऐसी लड़की जो है जिसको उठाया गया, जिसको उठा के जिस पे इतनी इन्वेस्टमेंट की गई, इतना पैसा उस पे लगाया गया, और उसको उठा के ना सिर्फ एक जिसे कह लें कि लीडर के रूप में सामने लाने की कोशिश की गई, बल्कि ह्यूमैनिटी की उसकी खिदमत क्या है, इंसानियत के लिए किया क्या है उसने। वो जो कम से कम गांधी जी की तरह वो अगर दहशतगर्दों के सामने ही खड़ी होती, मुसल्लह गिरोहों के सामने ही खड़ी होती, तो हमें समझ में आ जाती बात। अगर वो कम से कम अपने जो उसके लोग थे उनकी भी मजम्मत साथ में करती, तो फिर भी उसको जस्टिफाई किया जा सकता था कि देखो वो हर किस्म के तशद्दुद की मुखालफत कर रही है। लेकिन क्या किया जाए कि वो मुसलसल जो यहाँ के मुसल्लह जत्थे हैं उनकी वकालत करती आ रही है, और मैं कहता हूँ उनका वो सियासी विंग क्या काम कर रही है, उनके सॉफ्ट फेस का काम कर रही है। जिस तरह दुनिया भर में मुसल्लह तहरीकों के सियासी विंग होते हैं। एक दौर में हम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का सुना करते थे, मैं छोटा सा था तो न्यूज़ सुना करते थे कि उसका जो सियासी विंग है उन्होंने मुज़ाकरात किए, ये किया, वो किया। उसको आप ला के समझें कि वो एक हीरोइन है, वो एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। फिर जिस तरह बगैर किसी खिदमात के, अब मलाला थी तो उसने कोई काम किया था तो उसको एक जो अवार्ड के लिए नामज़द किया गया। उसको उठा के वहाँ पे आपको भी पता है डॉक्टर साहब कि जिस तरह कैंपेन्स चलती हैं, जिस तरह वहाँ पे इनको लॉबिंग फर्म्स बनी हुई हैं इसके लिए, जिस तरह लोग करते हैं, बहुत से लोगों को मैं खुद जानता हूँ, एक आध तो पाकिस्तानी लीडर भी ऐसे हैं, जिन्होंने अच्छी खासी लॉबिंग की थी वहाँ पे कि किसी तरह उन्हें नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामज़द किया जाए। अभी मिलना तो बहुत बात की बात है कि 3 साढ़े 300 लोग जो है नामज़द हुए हैं। तो जिस तरह ये सब कुछ किया जाता है, वो कोई नई बात नहीं है। तो महरंग का भी जो सीन है, महरंग लागू का, वो भी यही सीन है बिल्कुल। उसने जो काम किया है, और ज़ाहिरी बात है कि वहाँ पे आके फिर स्टेट को निकलना पड़ता है। कोई भी बंदा इस तरह नहीं होता कि आप उसको घर से उठा के गायब कर दें। वहाँ पे अगर जो बाकी मिनरल्स मौजूद हैं, तो उनके सारे के सारे ठेके जो हैं वहाँ के सरदारों के पास है। सिर्फ सरदार अख्तर मेंगल के पास वहाँ पे 10 से 12 जो माइन्स हैं उनके ठेके हैं। 10 से 12 माइन्स डिफरेंट टाइप की, एक चीज़ की नहीं, क्योंकि एक जगह पे कई माइन्स होती हैं। इनके पास है, ये लोग खुद ले रहे हैं। स्मगलिंग जितनी हो रही है, इनके सरदार और जवान मिल के कर रहे हैं। और वहाँ पे जो सड़कें हैं, पूरे पाकिस्तान में उतनी सड़कें नहीं हैं जितनी बलूचिस्तान में हैं। और मैं यहाँ से चलता हूँ तो मैं हर 60 किलोमीटर पे टोल प्लाज़ा पे करता हूँ। लेकिन पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ एक टोल प्लाज़ा है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगाइए, वहाँ पे जो इदारों की सूरत-ए-हाल है, जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, उनकी जो सूरत-ए-हाल है।
और वहां पे जिस तरह गवादर का जो एयरपोर्ट है, 3 एयरपोर्ट वहां पे मौजूद हैं, चीजें मौजूद हैं। बात वो नहीं है कि उनको साथ तरक्की नहीं दी गई। अब आप नवाब अकबर बुगटी की बात करते हैं, नवाब अकबर बुगटी सुई से निकलने वाली गैस की तो रॉयल्टी लेते होते थे, जो अरबों में थी। लेकिन उनका जो अपना कस्बा था, वो खुद सीएम रहे हैं, वो खुद गवर्नर रहे हैं, बड़े ओहदों पे रहे हैं। उन्होंने सुई की डेवलपमेंट क्यों नहीं की? चलें आप बाकी तो छोड़ दें लाके वफाकी हुकूमत पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसपे। तो जब उनको पैसे मिल रहे हैं और उनको बड़े पैमाने पे पैसा मिल रहा है, बिजली के बिल वो नहीं देते, गैस के बिल वो नहीं देते और एनएफसी अवार्ड में सबसे ज़्यादा हिस्सा उन्हें मिल रहा है। पंजाब को अपनी पॉपुलेशन से बहुत कम हिस्सा मिल रहा है। पाकिस्तान की जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो पंजाब का है। लेकिन एनएफसी अवार्ड से हमें हिस्सा सबसे कम मिलता है। हमारे तो ऐसे सिटीज़ मौजूद हैं सियालकोट जैसे, जहाँ के जो वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने एयरपोर्ट बना रखे हैं। अगर पूरी दुनिया में जब फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है तो फुटबॉल सियालकोट का जाता है या स्पोर्ट्स का सामान जाता है, तो उन्होंने अपना सारा कुछ बना रखा है। लेकिन यही काम वहाँ का सरदार क्यों नहीं करता? सोचने की बात ये है कि जो भी वहाँ पे पॉलिटिशियन गवर्नमेंट में आते हैं, वो अच्छे खासे खुद तो उनका जो मईशत है, उनकी तो इकोनॉमी तो बहुत हाई हो जाती है। तो ये मामलात वहाँ के देखने वाले भी हैं और मैं तो समझता हूँ कि अब ऐसा दौर भी आ जाएगा शायद कि जो सरकारी निज़ाम है, वो भी वहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा और हुकूमत को बाय फ़ोर्स ख़त्म करना चाहिए। अब फिर वो उस पे रोते हैं कि आप क्यों ख़त्म कर रहे हैं? कि जो अपने लोगों को तो डेवलप नहीं होने देते, खुद उनके बच्चे जाके पूरी दुनिया में पढ़ते हैं, बाहर के ममालिक में पढ़ते हैं, रहते हैं। उनके आप काफ़िले देखें परेशान हो जाएँगे, उनकी गाड़ियाँ देखें आप हैरान हो जाएँगे। तो ये एक बड़ा इश्यू है, इस पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, कि जो सारा कुछ सरदारों के हवाले करके और खामोश होके बैठ जाते हैं और समझते हैं कि वो क्योंकि उनके नुमाइंदा हैं, वो उनका पॉलिटिकल सिस्टम चला रहे हैं, वो वहाँ की सूबाई गवर्नमेंट है, तो इस पे डायरेक्टली भी इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी। इसके साथ मैं ये भी मेंशन करूंगी अभिषेक सर कि इस वक्त हर तरफ यही बोला जा रहा है कि महारंग बलोच जो है वो कठपुतली है फॉरेन एजेंसीज की। तो और अब उनको महारंग बलोच नहीं बल्कि महारंग लांगू बोला जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेरे दिमाग में एक शेर मैं अभी बना रहा था, वो ऐसे है कि क्यों न मर जाऊं मेरा यार इतना सादा है, क्यों न मर जाऊं मेरा यार इतना सादा है, मगर दुख ये है कि उसका दोस्त अलकायदा है। समझे आप? तो तो यही है कि महरंग बरूज का टाइटल हटा दे। अभी जब भारत ने डेवलप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म शुरू किया था इन फॉर्म ऑफ लैंड अबॉलिशन एक्ट, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट, आई एम सो सॉरी फॉर रॉन्ग फ्रेज। सो जमींदारी अबॉलिशन एक्ट को फिर जब डिमांड की गई पाकिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान इज बेसिकली इंडिया -2.0, ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ जमींदारी हो सकती है, शरिया में जमींदारी अलाउड है, तो हमें जमींदारी अबॉलिशन की जरूरत नहीं। पंजाब का है ये, और आसिफ साहब हमसे ज्यादा अच्छे से जानेंगे। तो फिर वो अगर अकबर बुख्ती साहब नहीं कर रहे अपने यहाँ पे डेवलप, तो क्या पंजाब का हर जमींदार जो है, पाकिस्तान का हर बड़ा जो मिल का फैक्ट्री है, उसने अपने यहाँ के लोगों को अमीर बना दिया है? भाई क्वेश्चन तो उठेंगे ना कि भाई क्यों बलूचिस्तान इज अप अगेंस्ट आर्म्स, जो है आपके अगेंस्ट में, अप इन आर्म्स अगेंस्ट यू। व्हाई इज पश्तून अप अगेंस्ट आर्म है, अप अगेंस्ट यू है? ये तो प्रश्न तो पूछे जाएंगे ना। वो पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट बना रहे हैं, एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बना रहे हो, 3 सूबे नहीं चल रहे हैं, आपको चाहिए कश्मीर। और ये अगर हम इकबाल साहब का कहें कि हम मुसलमान हैं, सारा जहां है वतन हमारा। बातें इतनी बड़ी और इतनी लॉफ्टी, और उसके बाद 3 स्टेट दिए गए। भारत जो हजारों वर्ष से चला, जो सोने की चिड़िया थी, जिसने कि दुनिया भर के आक्रांताओं को अपने यहाँ पे वो अट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्स थे, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी। और आज फिर से उसी रास्ते पर, मुझे उर्दू का ये शब्द बहुत अच्छा लगता है जो मैं यूज करने जा रहा हूं, गामजन है। आज भारत उसी रास्ते पर तरक्की के गामजन है, मगर आपका जो आदमी आमजन है वो गरीब है। क्यों भाई?
आप भारत को डिवाइड करके एक पर्टिकुलर फिलॉसफी से चलाना चाहते थे, जिसमें आपकी ये मान्यता थी कि वहां पे जो मुगल है उसने भारत को जो यूनाइट किया, मुगलों ने भारत को इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दी। यही कम्युनिस्ट आपको पढ़ाते हैं ना, जिनकी थ्योरी लेकर के आप आते हो कि औरंगजेब ने भारत को बनाया, मुगल इंडिया के समय में इतना मुगल जो था, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री था या रिच कंट्री था। ओईसीडी की इकोनॉमिक हिस्ट्री 2000 साल की उन्होंने निकाली, उन्होंने कहा इंडिया और चाइना मिलकर के वर्ल्ड की 50% जीडीपी हुआ करते थे। आज वो इंडिया जो आपके पास है वो अपने घर को चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पे कटोरा लेकर के बैठा हुआ है पिछले 28 सालों से। क्या कर दिया ऐसा आपने कि सोने की चिड़िया को आपने जो है वो किसी मोहल्ले की भी चिड़िया नहीं छोड़ी है। ये सब क्या कर रहे हैं आप कि आपके लोग बना रहे हैं पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट अगेंस्ट द आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी अगेंस्ट आर्मी। आपके 3 या 4 जो सूबे हैं वही आपके अगेंस्ट में। आप अपने प्रांतों को साथ में नहीं रख सकते, आप अपने लोगों को साथ में नहीं रख सकते। आपके उठने उठ का डेवलपमेंट नहीं किया। अरे भाई, करप्शन हर जगह होते, करप्शन से देश नहीं टूटते। हमारे यहां भी है, हमारे यहां भी जो पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने अपने ही सिर्फ भला किया, अपने ही परिवारों का भला किया, किसी में पैसे नहीं मांगे। इसकी वजह से कोई नहीं कहता कि देश टूट रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप सोचिए तो कि बीएलए खड़ी हो चुकी है, ये राव ने करा दिया जी। उसके बाद जो है पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट वो हमने करा दिया जी। सिंध में जो अलग चल रही है वो हमने करवा दिया जी। इमरान खान को भी जेल में रॉ ने डलवा दिया है जी। जब आप लोगों आपको यू हैव अ हैबिट कि आप अपने अलावा किसी की बात ही नहीं सुन रहे। आपको सॉवरेनिटी अगर तो अल्लाह की माननी है तो फिर आप एक जगह पे चलिए। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो फिर लोग सॉवरेन हैं, जनता सॉवरेन है। जनता मालिक, ये मत किए कि जनता के द्वारा चुने गए लोग जो हैं उनको नहीं पता है शासन कैसे किया जाता है। हम बताएंगे शासन कैसे किया जाता है। हमारे यहां भी जनता ने ऐसे ऐसे लोगों को चुना है, लालू यादव जी और ये लोग, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन जनता को 10-15 साल बाद समझ में आता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। जनता उनको छोड़ती है, उनको मेच्योर तो होने दो। एक बच्चा है अगर 18 साल का, आप सोचोगे कि वो गलती ही ना करे, गलत डिसीजन ही ना ले, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो गलत डिसीजन करता है तो बाय द टाइम वो 28-30 साल का होता है, वो एक मेच्योर एक्सपीरियंस्ड मैन होता है। आप अनुभव ही नहीं लेने देना चाहते हो, आप जनता के ऊपर डाउट कर रहे हो। भाई, जनता जनार्दन होती है, डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है। द सॉवरेनिटी लाइज विद द आइडिया ऑफ विद द पीपल। इसको कहते हैं, अगर आप किताबें पढ़ेंगे और अगर आप जर्नी पढ़ेंगे, द शिफ्ट फ्रॉम यूरोप इन यूरोप फ्रॉम डिवाइन सॉवरेनिटी टू पॉपुलर सॉवरेनिटी। इसके लिए फिलोसफर ने किताबें लिखी, जहनों का निर्माण किया, हाउ टू शिफ्ट द आइडिया ऑफ डिवाइन सॉवरेनिटी टू पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी में फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनते हैं, फिर उनका धर्म जात रिलीजन क्या उससे स्टेट को मतलब नहीं रहता, क्योंकि तब वो मान चुकी होती कि जनता ही जनार्दन है। जनता को अपना भगवान बदलना है बदल ले, जनता को अपना जो कल्चर बदलना है बदल ले। मगर जनता नहीं बदलती। आप मत डरिए, लोग नहीं छोड़ेंगे अपना भगवान और कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप उनको उनके हिसाब से चलने दीजिए। लोग समझदार होते हैं। मगर आपने चूंकि एक ऐनक लगाई हुई है, उस ऐनक से आप दुनिया को देख रहे हो, और आपकी दिक्कत यह है इंट्रोस्पेक्शन से ज्यादा आप एक्सट्रोस्पेक्शन कर रहे हो। यू हैव फॉल्ट, यू आर फाइंडिंग फॉल्ट ऑलवेज आउटसाइड पाकिस्तान, नॉट विद इन पाकिस्तान। नहीं तैयार है आप पढ़ने को, लिखने को। थ्योरेटिकल रिविजिट आपको करना होगा। अभिषेक मिश्रा आपके चैनल पर ये बोल के जा रहे हैं, और आप जो कर लीजिए। आप अमेरिका से 3 लाख F-35 और रशिया से और चाइना से जो है पूरे न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स खड़ा कर लीजिए। आपको अगर टूटना होगा तो आप टूटोगे। और इसलिए नहीं कि भारत इतनी शक्ति है, इसलिए कि आपके अंदर जिस थ्योरी को आप रिविजिट नहीं करना चाह रहे हो, जिस थ्योरी से आपने दुनिया के पाकिस्तानी को दुनिया से काट दिया है, उसकी एक अलग पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने के लिए। लोग उस पर ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर पाते हैं। लोग अगर वो सच बोलता है अलतकैया कर रहा है, ये आपकी वैलिड, मैं नहीं बोला आप मेरे साथ दुनिया में चले, ये उनकी ये वैल्यू है। आपके पासपोर्ट को वैल्यू नहीं देते। क्यों आप भारत के ही वंशज हो, क्यों नहीं आप सीईओ लग रहे हो? क्यों नहीं सुंदर पिचाई पैदा कर रहे हो? आप क्या पैदा कर रहे हो? आप पैदा कर रहे हो ये क्या नाम है, तहव्वुर राणा। यहाँ आतंकवादी घटना, वहां आतंकवादी घटना। ट्रंप को मारना है तो उसके लिए भी पाकिस्तानी, यहूदियों को मारना है उसके लिए भी पाकिस्तानी, उसके बाद यूके में जाकर के बच्चियों के साथ रेप करना है उसके लिए भी पाकिस्तानी। अब तो नाम ले रहे हैं वो लोग। ये क्या जहन निर्माण करो, बैठ तो जाओ। महरंग बलोच दोषी है, बदमाश है।
पर वो कौन है वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए गुडविल क्रिएट किया है, जो जाकर के विदेशों में जो विदेशों में जाकर के वो खोल दे रहे हैं एक दुकान, और उसमें जाके वहां के लोगों के अगेंस्ट में वहां के कल्चर को गंदा बता रहे हैं कि ये फांसी है, ये इनके औरतें बाजारू हैं, इनके लोग बाजारू हैं। इंडिया में लोगों को जो है वो नहीं आता था, आर्किटेक्चर नहीं आता था, आर्किटेक्चर सिर्फ मुगलों के पास था और किसी को साला कुछ आता ही नहीं था दुनिया में। आपको जिस दिन आप ये कहोगे ना कि आई एम अ मुस्लिम बट माई रूट्स लाइज इन वेद, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर अब अगर आप ये जब तक कहोगे कि आई एम मुस्लिम माई रूट्स लाइज इन कुरान और वेद संस्कृत से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस सिविलाइजेशन का इंडिया से कोई लेना नहीं है, हम अलग हैं आप अलग हो, हमारा सब कुछ अलग है, फिर ढूंढ लो कॉमनैलिटी आप, और कॉमनैलिटी अपने लोग में ढूंढ के दिखा दो आप। हमको तो आपने अलग कर दिया, हम तो मान जाएंगे, हम तो हाथ जोड़ लेंगे, हाँ भैया ठीक है आप अलग। अब अपने लोगों में आप कॉमनैलिटी जोड़ दो। अगर आप भारत से अपना अम्बिलिकल कॉर्ड काटोगे, मैं लिखित में दे रहा हूं, आप अपने लोगों के बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं ला पाओगे। भारत ही एकमात्र ऐसा आइडिया है जिससे आप अपने लोगों को जोड़ कर रख सकते हो, वरना ये नहीं रह पाएंगे जोड़ करके। आप लिख के रख लो, क्योंकि भारत का आइडिया जो है वो आइडिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। वो पश्तूनों को भी फलने फूलने का अवसर देता है, और पश्तून होना और भारतीय होने में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, तमिल होने और भारतीय होने में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बंगाली होने में कोई नहीं है, तेलुगु होने और भारतीय होने में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उड़िया होने में और भारतीय होने में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मणिपुरी होने में और भारतीय होने में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, असमिया होने में और भारतीय होने में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बिहारी होने में और भारतीय होने में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी होने में और पश्तून होने में कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तानी होने में और बलूच होने में कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? जब तक आप डिनायल करोगे उस ग्लू का जो आपको साथ में रख सकती है, आप नहीं जुड़ पाओगे, आप दोष रहते रह जाओगे, आंखों के सामने चीजें बिखर जाएंगी। कोई हमीदुर कमीशन रिपोर्ट आपको वो सच नहीं बता पाएगी जिस सच की तलाश आपको आपके एकेडमिशियंस के साथ बैठ के करनी पड़ेगी कि व्हाट इज दैट ग्लू विच कैन होल्ड अस टुगेदर। पाकिस्तान इज इंडीड अ रियलिटी। पाकिस्तान, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान बचा रहे, मैं पाकिस्तान के टुकड़े नहीं चाहता, मगर क्या पाकिस्तान के अंदर के लोग पाकिस्तान के टुकड़े नहीं चाह रहे हैं? पाकिस्तान क्यों भाई, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान एक देश बन गया तो बन गया, लेट्स इट सर्वाइव, क्या जरूरत है तोड़ने की। लेकिन आप जो काम कर रहे हो, आप खुद, आपके टूटने पे लोग इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हो। आपसे सिर्फ नफरत मिलती है, सिर्फ नफरत और झूठ और ऐसी बातें जो दुनिया नहीं है। अगर भारतीय इतना मूर्ख होता है तो भारतीय दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता है वो टॉप करता है, क्योंकि वो हर एजुकेशन के साथ इन सिंक होता है, क्योंकि दुनिया की एजुकेशन और हमारी एजुकेशन जो है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो सब एक साथ चलती है। लेकिन पाकिस्तानी उस यूनिवर्सिटी में जाता है, उसको वो नफरत की निगाह से देखने लगता है, सोचता है यहाँ पे बम। आपके एक अमेरिकन डॉक्टर एमबीबीएस थे, उनको अमेरिका ने, सॉरी पाकिस्तानी एमबीबीएस थे, उनको अमेरिका ने एक फेलोशिप दिया, वो स्कॉलरशिप पे गए और 6 महीने बाद वो सुसाइड अटैक के अटेम्प्ट में करते हुए पकड़े गए। क्यों हो रहा है ऐसा? यू गॉट टू सिट डाउन। भारत से अपनी आजाद, आप भारत से आजाद नहीं हुए हो, आप भारत से डिवाइड हुए हो। सच बोलो लोगों को, बोलो पाकिस्तान एक सच्चाई है, लेट्स सिट टुगेदर एंड मेक पाकिस्तान वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री ऑन द वर्ल्ड। उसके लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान हो गया डिवीजन, ठीक है, चलो गलत या सही जो हो गया, डिवीजन हो गया, लेट्स सिट डाउन। हाँ, हम भारत का एक पार्ट है। क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ऐसेज नहीं होता? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में आसिफ साहब ऐसेज होता है। ऑस्ट्रेलियंस कभी कहते हैं हम इंग्लिश नहीं है, वो हैं, वो ऑस्ट्रेलियन भी है, वो इंग्लिश भी है। अमेरिका ने लड़ाई लड़ी थी 17th सेंचुरी में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जिन ब्रिटिशर्स को वो कहते थे कि हम इनकी कॉलोनी है। कॉलोनी लड़ने के बाद उनसे उन्होंने बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा, लेकिन आज भी वो यूके और अमेरिका आज भी यूं रहता है, क्योंकि जानते हैं वो हम उन्हीं का पार्ट है। आप डिनाई कर रहे हो, आप कह रहे हो इस खित्ते का हिस्सा नहीं हो। आप हमसे जब आप संस्कृत को डिनाई करते हो, जब आप यहाँ के कल्चर को डिनाई करते हो, तो आप उस कल्चर को डिनाई कर रहे हो जिसने हजारों वर्ष से इनको एक साथ जोड़ के रखा था। जब आप ये डिनाई करते हो कि भारत कभी एक राष्ट्र ही नहीं था, क्योंकि आपकी राष्ट्र का आइडिया है कि कोई एक औरंगजेब है और उसके पूरी सत्ता यूनाइट होकर के एक रहती है। फेडरलिज्म अमेरिका ने नहीं बनाया था, पहला फेडरलिज्म भारत ने बनाया था। लोगों को बताया जाता था कि अलग अलग राजा मिलकर के भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। आपको तो समझ ही नहीं आता। 1954 में आपने एक संविधान बनाया, आपने कहा कि फेडरलिज्म खत्म, वन यूनिट बन जाओ। ये वही सोच है जो इस सोच की वजह से आप कहते हो कि भारत कभी एक देश नहीं था, क्योंकि आपको लगता है कि अगर कई राजा हैं तो एक मिलकर के एक आइडिया नहीं हो सकता। जबकि हजारों वर्ष पहले यहां के लोगों ने जब ये लिखा, उस दिन ये भारत नहीं बना।
आदमी को डेफिनेशनल अंडरस्टैंडिंग हजारों साल के एक्सपीरियंस के बाद आती है। आदमी ने शब्द का जो निर्माण किया है वो लिखने से नहीं किया, पहले शब्द ओरल आए, फिर उसने लिखने की कला समझी। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम कस्टम और कन्वेंशन से बने हैं। भारत भी हजारों साल के कस्टम और कन्वेंशन से बना, और उस 1000 साल के कस्टम और कन्वेंशन को 3, 3.5, 4,000 साल पहले वेदों के बाद में लिखित भी शुरू कर दिया गया। इसका यह मतलब नहीं है कि वो भारत का स्टार्टिंग पॉइंट है। फेडरलिज्म सिर्फ अमेरिका में नहीं आता है, फेडरलिज्म पहले भारत में आया। 16 महाजनपद इस देश में फेडरलिज्म का निर्माण किया। आप जब तक भारत को डिनाई करोगे, आप कहते हो ना कि भारत ने कभी हमें तस्लीम नहीं किया। द फैक्ट इज कि आपने भारत को कभी तस्लीम नहीं किया, और अपने आप को आप तस्लीम नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप भारत को आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ हम थे, हमारी हजारों वर्ष की सिविलाइजेशन है, आप उस सिविलाइजेशन के सारे आराम से निकल जाओगे। पाकिस्तान एक सफल देश बन जाएगा। मगर पाकिस्तान एज एन इनमिकल आइडिया टू इंडिया वुड नेवर सर्वाइव। आपको किसी रॉ की जरूरत नहीं, किसी मोसाड की जरूरत नहीं है। आप नफरत बेचते बेचते खुद उस नफरत का कंजम्पशन करने लगेंगे। तो मेरी यही आपसे सलाह है कि आप सच की ओर जाएं और एक अच्छा भविष्य पाए, यही मेरी मनोकामना है। जी, अभिषेक सर ने बहुत सी बातें बोल दी, और आसिफ सर आपने रिसेंटली बोला कि वहां पर सड़कें भी बहुत अच्छी हैं और वहां पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हैं जो अभी तक हमें पाकिस्तान में देखने को नहीं मिल रही। लेकिन फिर सर अगर हम वहां पर देखें तो इतने ज्यादा ग्रुप्स क्यों बन चुके हैं, जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट भी है, रिपब्लिकन गार्ड भी है, लश्कर बलूचिस्तान भी है, जो अगेंस्ट पाकिस्तानी ट्रूप्स और पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि ये जो हैं, जो मुसल्लह गिरोह हैं, ये चंद सौ या चंद हज़ार लोगों पे मुश्तमिल हैं। इससे ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर कोई 4-5 हज़ार लोग या 6 हज़ार लोग मिलके 2 करोड़ आबादी के सूबे को यरगमाल नहीं बना सकते। वो 2 करोड़ लोगों की आवाज़ नहीं बन सकते। अगर 4-5 हज़ार लोगों का मसला है, जिनको फंडिंग हो रही है, जिनको पैसे मिल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उसको आप उठा के पूरे सूबे पे नहीं उसको मंतक कर सकते कि ये सारा कुछ जो ये कह रहे हैं, ये ठीक है। तो ग्रुप्स मौजूद हैं, छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं, लेकिन उस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं है जिस तरह की बाज़ औक़ात हमारा मीडिया बनाने की कोशिश कर लेता है। पूरा बलूचिस्तान है, सारा सिस्टम उसमें चल रहा है, पूरा निज़ाम ज़िंदगी वहाँ पे चल रहा है, मौजूद है, सारा कुछ है। जहाँ पे ये चंद ग्रुप्स हैं, निकलते हैं, छुपते हैं, आके कार्रवाई कर देते हैं, तो उसको आप बलूचिस्तान पे लागू नहीं कर सकते कि ये कह दें, वहाँ पे पूरा एक सिस्टम मौजूद है, वहाँ पे गवर्नमेंट मौजूद है, वहाँ पे मशीनरी मौजूद है, वहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद है। फौज तो एक पार्ट है ना अपनी छावनियों का, जो वहाँ पे अपने जगह पे मौजूद है। बाकी सारा कुछ तो वही चला रहे हैं ना, वहाँ की जो मकामी हुकूमत है। तो वो मौजूद है, वो ऐसा इश्यू नहीं है। डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट सबके सामने है, जो जाके देखना चाहे देख सकता है, मौजूद है, नज़र आ रही है। ग्वादर एयरपोर्ट तो चंद दिनों पहले भी बड़ा नज़र आ रहा था कि वहाँ पे कितना फ्लाइट्स का एक चल रहा था, हमारे एक चैनल ने चलाया कि कितनी फ्लाइट्स आ चुकी हैं। हर जगह पे सब कुछ मौजूद है। और मैंने तो बताया कि जिस तरह की वहाँ पे सिचुएशन है, हमसे तो वो बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कि ना उनको बिल देना पड़ता है, ना उनको टोल प्लाज़े भरने पड़ते हैं, ना उनको कुछ और करना पड़ता है। वो तो फ्री में सारा कुछ कर रहे हैं। टैक्सेस तो हम दे रहे हैं ना पंजाब में रहते हुए सारे। तो वो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनको ऐसा इश्यू नहीं है। तो चंद लोग जब उठ के उनको राय अपनी उन पे थोपने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह के फिर ऑपरेशन होते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं और यकीनन वो कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। तो उसको आप ये नहीं कह सकते, आप लाइसेंस नहीं दे सकते। जो साबका हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से था। उन्होंने ही ये बात की थी, तो क्या हम उनको लाइसेंस टू किल दे दें कि उठो तुम बाकी जितनी आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ पे, जो बलोच रह रहे हैं, जो पंजाबी रह रहे हैं, जो सिंधी रह रहे हैं या जो पख्तून रह रहे हैं, आप उठ के उनको मारना शुरू कर दो। तो इस तरह नहीं हो सकता, ना ही उनको इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है। अगर वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे, तो पंजाब में तो 80 लाख बलोच रहता है। फिर इस तरह के मामलात सिंध के अंदर 30 लाख बलोच मौजूद है, केपी के अंदर बहुत ज़्यादा बलोच मौजूद हैं। अगर एक जगह पे आप उसको ये इजाज़त दे दें कि आप दूसरी जो आइडेंटिटी है, जो दूसरा एथनिक ग्रुप है, उसको मारना शुरू कर दें, तो फिर तो हर तरफ यही सिलसिला शुरू हो जाएगा ना, और जिसको अफ़ोर्ड भी नहीं किया जा सकता। अभिषेक सर आपको कुछ कहना है या मैं प्रोग्राम एंड कर दूं?
बस इतना ही कहना है कि एक बनाइए, लोगों को समझाइए कि सबसे ऊपर पाकिस्तान का संविधान, संविधान को न्यूट्रल बनाइए, लोगों को पाकिस्तानी बनाइए। पाकिस्तान की डेफिनेशन आप रिविजिट कीजिए कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री का नाम पहले भारत हुआ लगता था, अब हमने उसका नाम पाकिस्तान रख दिया है। जो भी वजूहात हो, उनसे पहलाइए कि पहले और आखिरी हम पाकिस्तानी हैं, और ये कि हम मुसलमान हैं, हम बलोच हैं, ये सब धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटीज बहुत अच्छी हैं। जैसे भारत में कौन तमिलनाडु में काम कर रहा है, कौन इसमें काम कर रहा है, मैं अभी सुना था, जैसे आसिफ साहब ने कहा कि 20 लाख बलूच यहाँ है, 80 लाख बलूच वहाँ है। इंडिया में तो काउंट करना ही मुश्किल है कि जब मैं गोवा में बैठा हूँ, मेरे दिमाग में भी कभी ये नहीं आएगा कि मैं गोवा में बैठा हूँ। जस्ट दैट कि यहाँ कभी कभी हमें भी फेस करना पड़ता है, ये झूठ नहीं है कि लैंग्वेज को लेकर के फेस करना होता है, बट वो लैंग्वेज को लेकर के लड़ाइयाँ हो जाती है, तू बोल मराठी बोल, लेकिन ये नहीं होता कि तू इंडियन नहीं है, तू यहाँ कैसे है। ये कभी नहीं आया मेरे दिमाग में कि मैं एक ऐसी टेरिटरी में बैठा हूँ जो गोवा है, जो डिफरेंट है, ऐसा नहीं आता। और ना इनको आता है कि भाई ये कौन है। जब मेरा बच्चा स्टूडेंट है, वो मैं गोवन गया, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, उसके दिमाग में नहीं आता कि ये सर कहाँ से आए हुए हैं। तो लोग एक दूसरे के साथ आप बैठते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक्नॉलेज कीजिए कि गलती हुई है। बड़ा वो होता है जो गलती को माने, वो नहीं बड़ा होता जो उस गलती पे दबा दे। कोई आपको नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता आपको। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि आपके आइडियाज स्ट्रांग होते हैं, फ्यूचर स्ट्रांग होता है। आप बैठे, रिकॉग्नाइज करें क्या गलती हुई हमसे, हमने कुछ चीजों को गलत समझा। भाई जजेस गलतियां कर देते, गलत डिसीजन देते, पर इंक्वेरियम डिसीजन दे देते, रियलाइज करते, इंस्टेड ऑफ छिपाने की जगह हाँ हमसे गलती हो गई, हम नया जजमेंट दे रहे, वो वाला जजमेंट हम ओवर रूल कर रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। हम सब गलतियां करते हैं, भारत ने गलतियां करी, हमसे गलतियां हुई हैं। हमने जो है यहाँ पे समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी उसको गलत समझ दिया, कास्ट सिस्टम आया हमारे यहाँ पे, लोगों में गलत फीलिंग आई, अब हम उसको ठीक कर रहे हैं। मगर ये कि क्या समाज में और कई गलतियां नहीं हुई, सब जगह गलतियां आई हैं, तो उसको छिपाने का काम नहीं करता। हमारे यहाँ पे ये कि कम्युनिस्टों ने इसको 10 का 1000 बना दिया, उसको हम तो उसको फायर फाइट कर रहे हैं। लेकिन है तो गलती मानेंगे कि हाँ हमारे यहाँ पे एक समय गलत प्रैक्टिसेस हुई, पर समाज में आती है, मनुष्य है, वो आइडिया नहीं समझ पाता, गलत आइडिया समझ, जैसा आप कहते हो ना कि अरे भाई वो तो समझ ही नहीं रहा है, मुसलमान ही नहीं है वो। लेकिन आप अब ये करें कि इसको पर्सनल मैटर बनाएं। अगर आप रोजा हो तो किसी को पता ना चले कि आप रोजा हो, आए गए आप भूखे हो चले जाएं। ये नहीं कि भाई हल्ला होने लगता है कि भाई मैं रोजा पे हूं, मैं रोजा पे हूं, मैं जानो, मुझे एक्नॉलेज करो और स्पेशल ट्रीटमेंट। तो क्यों, कोई जरूरी नहीं है। आपका अल्लाह का मैटर पर्सनल है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए, दिल बड़ा कीजिए, आपको कोई हरा नहीं सकता। अविजित आइडियाज होते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य कोई अविजित नहीं होता, मगर आइडियाज, भारत का आइडिया चूंकि ये इंक्लूसिव है, चूंकि ये इतना ज्यादा जिसे समझ लीजिए कि इटर्नल है, कि हजारों वर्ष से भारत है, भारत रहेगा। आप भारत की बर्बादी करने के चक्कर में अपनी कर रहे हो। पहले तो आप अपनी मां से जुड़ो और बोलो कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा हिस्ट्री ये था, मगर अब हम पाकिस्तानी के रूप में आइडेंटिफाई किए जाना चाहते हैं। हम एक अपना देश बनाएंगे जो अपनी कल्चर इथॉस को आगे लेके जाते हुए प्रेजेंट वर्ल्ड के साथ, इसी को रेनेसांस कह रहे हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान साहब इसी को रेनेसांस कह रहे हैं कि हम 5 साल में ले आएंगे सऊदी अरेबिया में। और क्या होगा रेनेसांस में? जिस दौर को आप जाहिलिया कह रहे हो, वो उसको एक्नॉलेज करेंगे कि वो जाहिलियत का दौर नहीं था, यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, और इस्लाम भी अब उसमें एक पार्ट है। इसको दोनों को हम एनालाइज करके, दोनों को एक हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करके आगे चलेंगे। आसिफ साहब लॉयर है, जानते होंगे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अगर दो आइडिया ऐसे हैं कि वो एक दूसरे के लिए थोड़ा अपोजिट है, तो आप उन दोनों को एनाइलेट करने की जगह दोनों को ऐसे बना के चलो कि वो चल सके। तो अगर मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम रेनेसांस लाएंगे, तो उसका क्या मतलब है? रेनेसांस का पुनर्जागरण, किस चीज का पुनर्जागरण, किस चीज से उठना है? वो ये कहेंगे कि हम अरब हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हमारी थी, हमारे सिविलाइजेशन का हमें बहुत एहतराम है, हमारा म्यूजिक था, हमारा डांस था। अरब का बेली डांस वर्ल्ड में फेमस है भाई। वो बेली डांस यूं यूं करके जो लड़कियां करती हैं वो बहुत फेमस है। आप वो उसकी बात कर रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो। आप अभी भी कह रहे हो कि ये ऐसे है वैसे है। जब आप मनुष्य को जीने के लिए फ्रीडम दोगे, मनुष्य आपकी आइडिया से जुड़ेगा। ये बात मैं कह रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान अंडू हो जाएगा, पाकिस्तान मिट जाएगा, नहीं मिटेगा पाकिस्तान।
टूट जाए, कोई क्या टूटेगा, धरती टूटेगी? वो लोग ऑलरेडी टूटे हुए हैं जो आपको दिल से अपना नहीं मानते। टूटने का क्या मतलब है? ये धरती, ये पाकिस्तान टूट गया, क्या हो गया? क्या लाहौर जो है उसने अपनी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज कर ली? वो वही है। टूटने का मतलब है कि वो अब यहाँ के वो भगवान राम को अपना नहीं मानते, यही टूटने का मतलब होता है। बाकी आप मेरे ही वंश हैं भाई, आप मेरा ही अंश है। मैं निमरत जी को अपना मानता हूं, मैं आसिफ साहब को अपना, ये नहीं मानते हमें, इनकी प्रॉब्लम है। मगर मेरी थ्योरी से आप मेरा अंश है, भारतीय सिविलाइजेशन का अभिन्न अंग है। या पाकिस्तान होने के लिए भारतीय सिविलाइजेशन का खात्मा जरूरी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपने करने की कोशिश की, जब आप पाकिस्तान के कौमों को खत्म करने की कोशिश करते हो, आप भारतीयता को खत्म करने की कोशिश करते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होता, आप खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हो। और उसका नतीजा है कि कहीं पे बीएलए बन रही है, कहीं पे पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट है, कहीं पे कोई मूवमेंट है। सो मेरा आपसे बस यही निवेदन है, पाकिस्तान बहुत ताकतवर देश है, बन सकता है। अभी आप ताकतवर नहीं हो, अभी आप फ्रेगमेंटेड हो, क्योंकि आप डाइवर्सिटी को यूनिफाइड नहीं करवा पा रहे हो। आप डाइवर्सिटी को मिटाना चाह रहे हो, वो नहीं करे आप। लोगों को जोड़े, लोग जुड़ेंगे आपसे। भारत की सिविलाइजेशन का पार्ट है, उसको एक्नॉलेज करें, उसमें आप छोटे नहीं हो जाएंगे। संस्कृत अगर आपकी भाषा का रूट है तो उससे अरबी छोटी नहीं हो जाती। अरबी भी उतनी ही महान भाषा बनी रहेगी जितनी की संस्कृत है। भाषाओं की लड़ाई न लड़ाएं आप। आपके मुसलमान बनने के लिए संस्कृत का गायब होना जरूरी नहीं है। आपके मुसलमान बने रहने के लिए उस पाकिस्तान का भारतीय सिविलाइजेशन से पृथकीकरण या उसका सेपरेशन जरूरी नहीं है। भारत में जो मुसलमान रहता है, क्या वो कम मुसलमान है? क्या यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया, आज आप उनको ओन कर रहे हो, कह रहे हो कटास राज हमारा है, कह रहे हो कि ये सारे मंदिर हमारे हैं। आसिफ साहब ने बताया कि कोई कृष्ण मंदिर है, उसका बहुत बड़ा हाथ है, उसमें हजारों लोग बैठ सकते हैं। उसकी जो प्रिंस है, उसके जो प्रेसिडेंट है, मियाँ आसिफ अली तो यही है, आसिफ अली तो यही है, उनका नाम कांजी राम है शायद, वो मिलकर के बातें कर रहे हो। मगर ये बातों के तहत क्यों? ऐसा पाकिस्तान बनाओ कि पता न चले कि आपके बगल में हिंदू बैठा है या मुसलमान, पाकिस्तानी बैठा हो। बात आप जीत जाओगे। यही आइडिया अमेरिका इसीलिए जीता। क्यों अमेरिका जीता? आप मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, भारतीय हो, कोई नहीं, अगर आप में टैलेंटेड हो, आप सुंदर पिचाई बन जाओगे। वही पाकिस्तान आपको बनाना है। चलो नया पाकिस्तान बनाए, पुराने भारत से जोड़ के। पाकिस्तान एक अलग देश रहे, मगर अपनी मातृभूमि से वो रिकॉग्नाइज है। न्यूजीलैंड है, कॉमनवेल्थ बनते हैं भाई, इसको कॉमनवेल्थ कहते हैं। न्यूजीलैंड क्या एग्जिस्ट नहीं करता? वो कहता है हम यूके का पार्ट है। अमेरिका कहता है कि हाँ भाई हमारी अम्बिलिकल कार्ड उनसे जुड़ी हुई है, यूके से। यूरोप को वो नहीं डिनाई करते अपनी आइडेंटिटी और अपनी एंसेस्ट्री के रूप में। कुछ नया बनने के लिए कुछ पुराना खत्म करना आवश्यक नहीं होता। गया जमाना उसका, इसी को रेनेसां कहते हैं और कुछ नहीं कहते। तो उठिए, जागिए, पाकिस्तान को एक नए रूप में लाइए, नए कलेवर में लाइए, पाकिस्तान को एक महान देश बनाइए, क्योंकि एक महान देश का अंश है। और पाकिस्तान की महानता से हम प्रसन्न होंगे, हम खुश होंगे। पर पाकिस्तान किसी का दुश्मन नहीं होना चाहिए। बस, थैंक यू। आसिफ सर, आप इस चीज को कंक्लूड कैसे करेंगे, या कैसे आप अभिषेक सर को काउंटर करना चाहेंगे? फिर उसके बाद में प्रोग्राम एंड कर देती हूँ, हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया। डिमांड करते हैं मुसलसल कि हमें चलने दीजिए, हमें काम करने दीजिए, हमारे यहाँ मुदाखलत बंद कीजिए। हमारी तो अपनी यही डिमांड है। और मुझे अच्छा लगा कि अभिषेक साहब ने भी यही बात की है कि आप अपना कीजिए, हमें अपना करने दीजिए। तो बस किसी तरह ये मुदाखलत वाला सिलसिला बंद हो जाए तो बड़ा पुरसकून हो जाएगा सारा मामला ही। भारत कहीं मुदाखलत नहीं करता। पिछले 10,000 साल से वो अंदर ही देखता रहा है। लोगों ने मुदाखलत की है, समझ ही नहीं रहे आप। क्या मुदाखलत करेंगे? हम आपको तोड़ना चाहते हैं। जब मैंने अटल बिहारी वाजपेयी पहुंच गए, आप कारगिल कर दिए। यही बात तो मैं कह रहा हूं, क्या मुदाखलत करना? तोड़ना है आपको, वो तोड़ करके क्या करेंगे हम? आप टूटेंगे स्वयं से। टूटने के बाद भी क्या होगा कि वहां के लोगों को अपनी थ्योरी रिविजिट करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं। भारत किसी का मुदाखलत नहीं करता। भारत ने जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया। अरे दलाई लामा कहते हैं कि ये हमारा देश है, इसने हमें वो दिया है, प्यार दिया है, अपनाया है हमें। भारत सबको अपनाता है। जिसको आप मुदाखलत कह रहे हैं वो बेसिकली आपका डिनायल है अपनी हिस्ट्री के साथ। आप दाऊद इब्राहिम को स्वीकार कर रहे हो साहब, जाकिर नायक को अपना फेस बना रहे हो, हाफिज सईद को फेस बना रहे हो। क्या क्रिएट कर दिए इतने दिनों में आपने। लश्कर जंगवी, लश्कर ये काफिर से उतना ही मतलब रखो जितना टॉयलेट जाने के लिए, पानी धोने के लिए, वो ये आपने सिखाया बच्चों को। इनकी फॉलोइंग है। काफिर से आप उतना ही संबंध रखेंगे जितना आपको टॉयलेट में जाने के लिए पानी गंदा धोना पड़ता है। ये आपका हमारा रिश्ता होगा।
आप सोच लीजिए कि मुदाखलत कौन कर रहा है। हजारों वर्ष की संस्कृति बनी हुई है, आप उसमें मुदाखलत कर रहे हैं, एक नई संस्कृति और नई आइडियोलॉजी का उसमें सृजन करके उस आइडियोलॉजी को कंस्ट्रक्ट कीजिए। मुदाखलत का मतलब क्या? भारत अपने आदमी भेज रहा है। 8 साल पहले आपने पकड़ा था कुलभूषण जाधव को धोखे से, उसके अलावा आपको पकड़ में ही नहीं आ रहे। क्या मुदाखलत है? अगर भारत पैसा बेच रहा है तो कौन ले रहा है ये पैसा? भारत में जरा करवा के देखिए। इस मिट्टी के लिए लोग 10-15 बिक सकते हैं, लेकिन भारत का 90% लोग अपनी मिट्टी के लिए कहेगा ना, सवाल ही नहीं उठता। लोग इस मिट्टी से इतना प्यार करते हैं। क्यों नहीं टूट रहा है? भारत भी टूट सकता है। यूएसएसआर टूट गया। जो ओरिजिनल नहीं होते वो टूट जाते हैं, जो ऑर्गेनिक नहीं होते वो टूट जाते हैं। भारत एक ऑर्गेनिक कंसेप्ट है। भारत में मुदाखलत बंद करने का मतलब है आप भारत के जिन्होंने भारत में सिंधियों को, पंजाबियों को, पश्तूनों को पनपने दिया, बलूचों को पनपने दिया, उनकी आइडेंटिटी को खत्म नहीं किया, आप उनको खत्म मत कीजिए। भारत की मुदाखलत बंद हो जाएगी। भारत कोई मुदाखलत नहीं करता। भारत का अपने लोगों को खिलाने का पैसा नहीं है। भारत बदले में मुदाखलत जरूर करेगा। वो हाफिज सईद को मरवाएगा, मगर वो किसी भी आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हत्या नहीं करेगा। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को मार रहे हो। हमने हाफिज सईद के ऊपर अटैक करवाया, अगर करवाया होगा, अगर रॉ ने, मैं मानता हूं सही करवाया। लेकिन अगर कहीं आप कहिए कि किसी आपके स्कूल के बच्चों को, कोई आपकी बड़ी प्रतिभा पे भारत अटैक करवा रहा हो, आपके किसी स्कूल पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे, आपके रिसर्च सेंटर्स पे भारत अटैक करवा रहा हो, तो आप बात बताइए। ये आतंकवादी हैं, आप भी उनको पनिशमेंट दे करके बैठे हुए हो। ये 26/11 में भारत ने भेजे थे मुंबई में कत्लेआम, ये आपको अच्छा लग रहा है आसिफ साहब? ये पाकिस्तान का फेस है। निहत्तों को गोली से मार देना। कश्मीर में दुश्मनी थी, कश्मीर में भेजते। छबाड़ हाउस में क्या करने भेज दिया? बंबई के छबाड़ हाउस जहां यहूदी रहते थे, वहां क्या करने गए थे ये? देखिए, सरबजीत सिंह जो यहाँ पे पाकिस्तान में जिसे फांसी की सजा हुई थी, वो जिसने इतने ब्लास्ट किए थे, उसने बस अड्डे पे भी ब्लास्ट किया था एक, और बाकायदा तौर पे वो ऑथेंटिक। अगर कोई सरबजीत सिंह ने ब्लास्ट किया था, ये किया था, उससे क्या देश टूट जाते हैं? मैं नहीं जानता सरबजीत सिंह साहब के बारे में क्या सच्चाई है, मैं नहीं जानता। मैं पाकिस्तान की बात पर भरोसा ही नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। आपकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन कोई एक ब्लास्ट करने से देश टूट जाएगा? आप 26/11 की तुलना उससे कर रहे हैं, सरबजीत सिंह से कर रहे हैं। आप एक वही पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि हमने अगर कसाब पकड़ा है तो हमने कुलभूषण जाधव पकड़ लिया, हम दुनिया में अपनी नैरेटिव भेज देंगे। नहीं, दुनिया ऐसी इतना बेवकूफ नहीं है। दुनिया जो उस पोस्ट पे बैठे होते हैं, 100 में से 20 लोगों को आप बेवकूफ बना सकते हो, 80 है वो समझते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि वो भी उसी समस्या से, हर बेल्जियम में एक नो गो जोन बन चुका है, हर किसी यूके में जो है वहां पे ग्रूमिंग गैंग्स बन रहे हैं। सब पागल हैं, सब पाकिस्तान में मुदाखलत करना चाहते हैं। कोई नेपाल को मुदाखलत नहीं कर रहा है, कोई भूटान में मुदाखलत नहीं कर रहा है, कोई श्रीलंका में मुदाखलत नहीं कर रहा, सब पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं। क्यों भाई? छोटा सा भूटान है, 7 लाख लोग या 70 लाख लोग रहते हैं, वो आराम से अपना वो रह रहा है, उसकी बॉर्डर है, टेरिटरी, हम उसमें मुदाखलत नहीं कर रहे। हम आप क्या मुदाखलत कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम पागल के बच्चे हैं या आप है पागल? आप श्रीलंका को जब श्रीलंका जब डूब गया, जब उनके यहाँ पे आप जैसी हालत हो गई थी जो आपके यहाँ भी इमरान खान के समय पे हुई, जब आर्मी के कैंप में रिवोल्ट कर दिया था, भारत ने उनको पैसा देके किया। उनके जो क्रिकेटर्स, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी के शुक्रिया, अगर हम किसी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तो वो है भारत। वो हमारे साथ टफ समय में खड़ा हुआ। और क्या मुद्दा? मैं राजीव गांधी के दौर की बात कर रहा हूँ, जब फौज गई थी वहां पे। वो तो इनवाइट किया था, बल्कि हम तो अपने ही लोगों से लड़ने चले गए थे। दैट वाज अ ब्लंडर। आईपीकेएफ जो गई थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, वो तो वहां पे राणा सिंघा या रानी सिंघा, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने इनवाइट किया था कि आप हमारा ये जो तमिल टाइगर्स है, इनसे लड़ने में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये हमारी श्रीलंका की जो यूनिटी इंटीग्रिटी को वो तमिल नेशनलिज्म के नाम पे चैलेंज कर रहे हैं। हम तो तमिलियों से लड़ने चले गए थे। इसलिए भारत के तमिल ने ही राजीव गांधी जी को जो है उनकी जो है हत्या करी थी, जिसका हमें बहुत अफसोस है, बिकॉज बहुत ही जबरदस्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। हमने गलत पॉलिसी ली उसका। हम श्रीलंका में मुदाखलत करने नहीं गए थे। श्रीलंका ने इनवाइट किया था अपनी फोर्सेस भेजिए टू फाइट नेशनल तमिलिज्म। क्या कोई कंपैरिजन ही नहीं है आसिफ साहब। हम उनकी यूनिटी के लिए गए थे, हम अपने लोगों के लिए अगेंस्ट में चले गए थे। बल्कि चूंकि जाफना और उसका जो रीजन है, वहां पे सिंगली और तमिलियंस का जो फाइट चलता था, उसमें तमिलियंस कहते थे हमें हमारी ऑटोनॉमस रीजन चाहिए, हम अलग होंगे या हम अपना कुछ सेपरेट इलम बनाएंगे, जो भी उनकी डिमांड थी। दे आर नॉट कंपेयर। हम श्रीलंका की सुरक्षा के लिए गए थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको अल्लाह का वास्ता AKW प्लीज।
जी। मेरा ख्याल है बहुत लंबा हो गया है, इसको आज वाइंड अप करते हैं निम्रा, इस पे फिर कर लेंगे, क्योंकि आज काफ़ी टाइम इस पे ये भी वही सोच रही है बढ़ते जो आपने अनंत जी के चैनल पे कहा था, समझ रहे हैं ना आसिफ जी? नहीं, निम्रा को नींद भी आ रही है साथ ना। तो हाँ, मगर निम्रा के दिमाग में भी वही चल रहा है ना जो अनंत जी को आपने कहा था, समझ रहे हैं ना? हाँ, नहीं वो तो तो नहीं, निम्रा जी इज अ गुड ठीक है, गर्ल, आल्सो अ सिस्टर टू मी। चलिए। ठीक है सर, फिर मैं इसको एंड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग इतने महजब तरीके से एक दूसरे की बात सुनते हैं, काउंटर करते हैं और अपनी अपनी नॉलेज को हमारे व्यूवर्स के सामने रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को हम यहीं पर ही एंड करेंगे, फिर आप दोनों के साथ ही मुलाकात होगी, क्योंकि आप दोनों को एक साथ देखकर हमारी ऑडियंस बहुत पसंद करती है और नीचे बहुत कमेंट्स आते हैं कि इन दोनों की जो राय है वो हमें बहुत अच्छी लगती है और इन दोनों का साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो दोबारा फिर से मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।